नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जीपीबी की, यानी कि जो सीड टेक्नोलॉजी वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, उसकी हम बातें करने वाले हैं। और उसमें आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पिछले क्लास में यदि मैं आपको एक दो क्लासेज का याद दिलाऊं तो हमने जो दो क्लासेज थी पिछली क्लासेज, उनमें एक तो ये देखा था कि सीड प्रोडक्शन के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से हम जो हमारी प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी है, उसको मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीजें हमने देखी थी मुख्य रूप से। तो उसके बाद में क्या है, आगे यदि हम बात करें तो एक चीज होती है सीड क्वालिटी, ठीक है। क्या होता है? सीड क्वालिटी होती है। तो सीड क्वालिटी की बात करेंगे, इसके साथ में ही हम बात करेंगे कि सीड क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि कौन से सीड को हम क्वालिटी सीड मानेंगे और कौन से सीड को क्वालिटी सीड नहीं मानेंगे। इसके कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, उनकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो आपके सीड की क्लासेज है, उनकी भी बात आज हो जाएगी, क्योंकि 2-3 क्लासेज से मैं कह रहा था आपको कि सीड क्लासेज आपके आगे आएगी, और उनको बीच में हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे लेकिन प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ रहे थे। तो आज हम उनको भी प्रॉपर रूप से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और साथ में हम सीड क्वालिटी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम स्टार्ट करते हैं, सभी चीजों को आराम से बिल्कुल इजी वे में समझते हुए, हर चीज को जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सीड क्वालिटी को हम हिंदी में बोले तो बीज गुणवत्ता बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? बीज गुणवत्ता या सीड क्वालिटी, ठीक है। ठीक है, सीड क्वालिटी की। अब देखो, सीड क्वालिटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि सीड में जो उपस्थित जेनेटिक प्योरिटी है, फिजिकल प्योरिटी है, और सीड की जो हेल्थ है, ठीक है, या फिजियोलॉजिकल प्योरिटी, तीन चीजें हम देखते हैं इसमें। देखो, सीड क्वालिटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक तो जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेज में। एक होता है आपके, हम कहेंगे कि जेनेटिक के अलावा फिजिकल प्योरिटी, और एक होती है फिजियोलॉजिकल प्योरिटी। आप कहोगे सर ये तो नहीं आई है आज, ठीक है। ये तो क्या है, नहीं दिखाई दे रही है, ये तो हमारी सुनी हुई है। जेनेटिक्स प्योरिटी का मतलब हो गया कि जीन से रिलेटेड प्योरिटी कितनी है, किस्म में कोई दूसरी किस्म के बीज तो नहीं आ गए हैं, या उनमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ गया है, इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं, तो वो जेनेटिक प्योरिटी में आ जाती है। दूसरा आ जाता है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी का मतलब होता है कि कोई जो है दूसरे खरपतवार के बीज तो नहीं आ गए हैं, कंकड़ पत्थर तो नहीं आ गए हैं, मिट्टी तो नहीं आ गई है, ये आपका जो एडमिक्सर है, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम फिजिकल प्योरिटी के रूप में देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, एक चीज है आपके फिजियोलॉजिकल प्योरिटी। सर इस चीज का क्या मतलब है? फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है? देखो, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है एक तरह से शरीर से संबंधित, शारीरिक। अब बीज का शारीरिक क्या है? तो बीज का शारीरिक है कि उसकी विगरनेस कितनी है, उसमें कोई डिजीज तो नहीं है ना, इसके साथ में उस बीज की जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितनी है, ये चीजें देखी जाती है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जो आपकी प्योरिटी है, उसमें क्या क्या देखा जाता है, याद करो। एक तो हम कहेंगे जर्मिनेशन परसेंटेज किस में देखी जाती है, फिजियोलॉजिकल प्योरिटी में देखते हैं। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि आपकी जो ये है, जिसको हम कहते हैं ना मुख्य रूप से विगरनेस, यानी कि उगने की क्षमता। देखो, उगने की क्षमता से मेरा मतलब ये है कि एक पौधा है, जो आपको कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि हम जर्मिनेशन परसेंटेज और विगरनेस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन एक है नहीं दोस्तों, ठीक है। जो सीड विगर है वो एक है नहीं। तो कैसे अलग है? देखो, जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो आपके शूट और रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, शूट और रूट डेवलप होना स्टार्ट हो गए, इसी को हम जर्मिनेशन मानते हैं, ठीक है। जो परो है वो ऊपर आ जाता है, जो रूट वाला पार्ट है, जड़ वाला पार्ट है, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें कोई भी दिखाई देता है, हम कहते हैं जर्मिनेशन हो गया। लेकिन जर्मिनेशन हो तो गया, लेकिन वो जर्मिनेशन होने के बाद में उसमें ग्रोथ कितनी है,
आपने देखा होगा खेत में हम जो है पौधे लगाते हैं, सभी को एक साथ ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि 10 दिन बाद में वो बाहर निकल रहे हैं, 5 दिन बाद में निकल रहे हैं, कोई 15 दिन बाद में निकल रहा है। ठीक है, हम जब होइंग करते हैं उस टाइम पे कुछ बीज अपने आप को बाहर निकाल रहे होते हैं, हालांकि वो नष्ट नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो ग्रोथ ही नहीं कर पाई, वो बिल्कुल स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। अब इतनी स्लो ग्रोथ करवा के हमें प्रोडक्शन थोड़ी देना है। ठीक है, अब उस चीज को हम कहते हैं विगरनेस, यानी कि उसमें कितना तेज है, उस बीज में कितना तेज है। तेज का मतलब वो कितनी फास्ट ग्रोथ करके जो है डेवलप हो रहा है। भाई जर्मिनेशन अलग चीज है, जर्मिनेशन के बाद में जो स्पीड है वो अलग चीज है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या मतलब है, अब जो बीज जल्दी से बढ़कर उसमें फ्लावरिंग आएगी, अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट कर लेगा, वो दूसरा बीज तो जो है बीच में ही अटक जाएगा। यानी कि पहले तो मान लो वो 10-15 दिन तो जर्मिनेशन में लेट हो गया, फिर वो जर्मिनेशन करता है तो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तब तक दूसरा पौधे में क्या आ जाती है, फ्लावरिंग आ जाती है। जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तब तक तो उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो ये किसी काम का रहा ही नहीं। इसलिए विगरनेस का होना भी जरूरी है, ये फिजियोलॉजी का ही पार्ट होता है। ठीक है, जनरली आप खेत में देखते हो या प्रैक्टिकली आप देखो, आपने देखा होगा इस प्रकार के जो है 5-7% पौधे होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, मूंगफली में इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों चीजों को मिलाकर हम सीड क्वालिटी मानते हैं। ठीक है, हम सीड क्वालिटी किसे कहेंगे, जिसकी अच्छी क्वालिटी वाला सीड, मतलब जिसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या है, लगभग 99% से ऊपर है, जिसकी फिजिकल प्योरिटी 98% से क्या है, ऊपर है, और इसकी भी 95% से या 98% से फिजियोलॉजिकल प्योरिटी भी क्या है, ऊपर है, वो सारा बीज क्या कहलाता है, वो सारा बीज आपका सीड क्वालिटी कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई, सिंपल भाषा में हम इस प्रकार से कह सकते हैं। दूसरी बात, इसमें तीनों चीजें कवर करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी और फिजियोलॉजिकल प्योरिटी। अब किस बीज की कितनी होती है, ये बातें हम जो है आगे करेंगे, उनकी सब की चर्चा हम एक तरफ से कर लेंगे, लेकिन अभी ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज, एक डेफिनेशन देखने के बाद में हम ये कहते हैं कि जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी सीड। ठीक है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि वह अच्छे अच्छे गुण बताइए या वो गुण बताइए जो कि एक अच्छी गुणवत्तावान बीजों में उपस्थित होते हैं, उन गुणों की बात कीजिए। तो बहुत सारे गुण होते हैं ऐसे। ठीक है, अभी मैं एक तरफ से लिखता जाऊंगा, आपको याद आते जाएंगे सारी चीजें। पहले हम बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा था जो है ये कैरेक्टर में ही आते हैं, जो जेनेटिकल प्योरिटी हो गई, फिजियोलॉजिकल प्योरिटी हो गई, मॉइस्चर परसेंटेज हो गई, जो है आपके वो फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, ये वाली बात हो गई, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम जो है इनर्ट मटेरियल या कोई अदर कोई भी मटेरियल उसमें मिला हुआ है तो उसको हम क्वालिटी सीड नहीं कहते हैं, तो उससे वो विमुक्त होना चाहिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। ये सारी चीजें आपके क्या होती है, एक गुड क्वालिटी सीड का क्या होती है, सिम्टम होती है। ठीक है, जब हम गुड क्वालिटी सीड कहते हैं, इसका मतलब ये सारे पैरामीटर वो क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, उसी को हम गुड क्वालिटी सीड मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आपके क्लासेज ऑफ सीड आ जाती है, क्लासेज ऑफ सीड देखने को मिलता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो, भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से जो है 4 क्लासेज है जो आपके सीड की पढ़ी जाती है। ठीक है, लेकिन बाहर के देशों में एक और क्लास अतिरिक्त जिसको हम रजिस्टर्ड सीड कहते हैं वो भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम उसको इतना यहाँ पर महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, उसका टेक का रंग ये ध्यान रख लेना, बाकी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए 4 चीजें ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब को एक तरफ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस सीड। ठीक है, दूसरी बात यहां लिख देता हूं मैं, ब्रीडर सीड। कौन सा सीड है, ब्रीडर सीड। इसके बाद में आ जाता है फाउंडेशन सीड। कौन सा आ जाता है, फाउंडेशन सीड। और लास्ट में आ जाता है सर्टिफाइड सीड। कौन सा आ जाता है दोस्तों, सर्टिफाइड सीड यहां पर आ जाता है। अब देखो, ध्यान देना है,
मैं ये कह रहा हूं कि ये चारों क्लासेज, पहले तो आपको क्या करना है, इनका नाम याद करना है, ठीक है। चारों क्लासेज का क्या करना है, नाम याद करना है। उसके बाद में इनमें आ जाता है, एक पूछा जाता है कि इनके टैग के रंग क्या है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, टैग का रंग पूछा जाता है। तो हम यहां पर टैग कलर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टैग कलर। जो न्यूक्लियस सीड होता है उस पे किसी प्रकार का कोई टैग नहीं लगाया जाता है, तो हमने कह दिया यहां पर कोई टैग नहीं रहेगा। ब्रीडर की बात करें तो इसका होता है गोल्डन, या तो गोल्डन लिखा हुआ मिल जाएगा या गोल्डन येलो भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। फाउंडेशन का जो टैग होता है वो होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। और सर्टिफाइड का जो टैग होता है वो होता है आपका ब्लू कलर का। ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी, ठीक है, दोबारा से और पढ़ लो। तो तीनों के जो सीड टैग है वो पता चल गए, टैग कलर पता चल गए। एक तो गोल्डन येलो है, एक आपके व्हाइट है, एक क्या है, ब्लू है, ठीक है। ये ब्लू कभी कभी एजार ब्लू नाम से भी लिखा हुआ आता है, लेकिन मेनली आपका ब्लू ही होता है, ठीक है। कोई कोई जो बुक्स होती है उसमें एजार ब्लू लिख देते हैं, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन जो कलर है वो क्या है, ब्लू ही है। इसके बाद में दूसरी चीज आती है, इनमें जेनेटिक प्योरिटी। किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक प्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक प्योरिटी में हम ये कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस सीड है और न्यूक्लियस सीड सबसे प्रारंभिक सीड के रूप में है, तो इसमें 100% जेनेटिक प्योरिटी है, क्योंकि वेरिएशन तो आया ही नहीं ना, इसको अभी हमने कहीं पे बोया ही नहीं, तो कंटामिनेशन कैसे होगा। अभी ये तो प्रारंभिक सीड के रूप में है, तो ये आपका 100% होती है। इसके बाद में ब्रीडर सीड में भी आपके 100% क्या होती है, जेनेटिक प्योरिटी होती है, इसमें भी कोई कंटामिनेशन नहीं होने दिया जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फाउंडेशन सीड में थोड़ा सा कंटामिनेशन देखने को मिलता है, तब हम ये कहते हैं 99.5% क्या मिलती है, जेनेटिक प्योरिटी देखने को मिलती है। आई बात समझ में। इसके बाद में आ जाते हैं सर्टिफाइड की बात कर लेते हैं, और यहां पर 99% क्या देखने को मिलती है, आपके जो जेनेटिक प्योरिटी है वो देखने को मिलती है। सर याद कैसे कर सकते हैं, तो याद करने का सीधा सिंपल तरीका है, ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे जेनेटिक प्योरिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। पहले तो 100 रहेगी, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में 0.5 कम करना है और अगेन 0.5 कम करना है, ठीक है। यहां पर कुछ भी कम नहीं करना था, यहां पर 0.5 कम करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो और पूछा जाता है यहां से, वो है कि फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, जो आपके फिजिकल प्योरिटी होती है, फिजिकल प्योरिटी, ठीक है। फिजिकल प्योरिटी की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको 100%, क्योंकि बीज कम है तो आसानी से दिखाई दे देता है कि कौन सा जो है बीज आपका फिजिकली इसमें कुछ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ये यहाँ पर आसानी से दिख जाता है। तो यहाँ पर तो आपके 100% होता है, यानी कि कोई किसी प्रकार की कोई कंटामिनेशन नहीं है, ना कोई कंकड़ पत्थर है, ना किसी दूसरी वेराइटी के सीड आए हैं, ना खरपतवार के सीड आए हैं, ठीक है। क्योंकि सीड कम है तो हमने आसानी से इनको अलग कर लिया। अब सीड की मात्रा बढ़ेगी, आगे जैसे ही सीड की मात्रा बढ़ेगी तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 98% और यहाँ पर 98%, ये आपका क्या होता है, फिजिकल प्योरिटी होता है, ठीक है। और यहां से ही एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो गुड क्वालिटी सीड होता है उसकी फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, तो हम ये कहते हैं कि 99% से ऊपर तो क्या होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, और 98% से ज्यादा क्या होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए। ये बातें आपको क्या की जाती है, पूछी जाती है। 3 क्वेश्चन तो ये है जो यहां से बनते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इसकी फिजिकल प्योरिटी, इसकी जेनेटिक प्योरिटी, इसका जो टैग का कलर है वो कौन सा है, एक तो ये पूछ लिया जाता है। दूसरा एक ये पूछा जाता है कि यहां पर कौन किसकी संतति है और कौन किसके पेरेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो इनको यदि आप इस क्रम से याद करोगे, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्रम से याद करो कि एन जो न्यूक्लियस है, उसके बाद में ब्रीडर आएगा, उसके बाद में फाउंडेशन आएगा, उसके बाद में सर्टिफाइड आएगा, ठीक है। इसी क्रम से यदि याद करोगे तो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर इतना सा दिमाग लगाना है कि इसकी संतति ये, इसकी संतति
ये, और इसकी संतति ये, ठीक है। संतति का मतलब क्या हो गया कि अगले वाली जनरेशन, ठीक है। तो अगले वाली जनरेशन जब न्यूक्लियस को उगाएंगे तो ब्रीडर बनेंगे, ब्रीडर को उगाएंगे तो फाउंडेशन सीड तैयार होगा, फाउंडेशन को उगाएंगे तो सर्टिफाइड सीड तैयार होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि फाउंडेशन सीड तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा सीड लगाया जाता है, तो ब्रीडर सीड लगाते हैं। सर्टिफाइड सीड तैयार करने के लिए कौन सा सीड लगाते हैं, तो फाउंडेशन सीड लगाते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कैसे ही तोड़ मरोड़ के पूछे आपको कि पेरेंट किसका है, संतति कौन है, किसे लगाने से कौन सा बीज बनेगा, ये सारी चीजें आपके क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि इनकी जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। संस्थाओं का मतलब है इनको हम भाई ऐसे ही थोड़ी उगा सकते हैं, कहीं पर भी इनको नहीं उगा सकते एक पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि कंटामिनेशन का ध्यान रखना होता है। हमें यह ध्यान रखना होता है कि किसी प्रकार की कोई वो तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए आपके मुख्य रूप से इसलिए होता क्या है, देखो यहां पर ध्यान देना, हम ये कहते हैं कि क्योंकि न्यूक्लियस सीड है सिर्फ उसी के पास है जिसने इसको तैयार किया है, ठीक है। तो ये जो सीड होता है ये या तो किसी आपके सरकारी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई आपके इंस्टीट्यूट हो सकता है, जैसे कोई केवीके हो गया। इसके अलावा कोई आपके रिसर्च का स्टेशन हो गया, रिसर्च स्टेशन, जैसे कि हम कहते हैं कि दुर्गापुरा है, यहाँ पर बीज ये बनते रहते हैं, बीज नए नए बीज तैयार होते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो रिसर्च स्टेशन होते हैं, ठीक है, हमारा जो RARI बोलते हैं ना, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुर्गापुरा में है। तो यहाँ पर बीजों का जो है उगा कर देखा जाता है इनको, कि इनकी प्योरिटी का, इनका भी ध्यान रखा जाता है। तो कोई यूनिवर्सिटी या सरकारी संस्था होती है जहां पर इनको उगाते हैं। वही बात अगले वाले बीज में होती है, ठीक है, वही बात किस में होती है, अगले वाले बीज में होती है। इसके बाद में आ जाता है यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट इनमें तो उगा सकते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में हम फाउंडेशन सीड को जो विकसित किसान है हमारे, जो विकसित किसान है, यानी कि ऐसे अच्छे किसान जो कि जानते हैं बीजों के बारे में, जो कि ये समझते हैं कि हाँ इनमें कंटामिनेशन होता है, बीज खराब हो सकते हैं, ठीक है, उन किसानों से भी हम इनको क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। मान लो एक किसान है और वो जो है जेनेटिक्स की अच्छी नॉलेज रखता है, या मान लो सीड प्रोडक्शन के बारे में जानता है, उसको पता है कि सीड प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो उस किसान के पास एक बड़ा फार्म है, हम चाहते हैं कि इसका जो है हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा उत्पादन करना है। तो उस किसान को हम क्या कह सकते हैं, उसको देकर हम सीड प्रोडक्शन करवा सकते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ सर्टिफाइड और फाउंडेशन में ही क्या होती है, उपलब्ध होती है, ठीक है। यानी कि इन दोनों बीजों को हम यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को किसानों को दे सकते हैं, इनको नहीं देंगे क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, इनकी जेनेटिक प्योरिटी या फिजिकल प्योरिटी खराब ना हो जाए, इसलिए विशेष ध्यान रखा जाता है। आगे बात समझ में, इनको हम उगवा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर विकसित किसान भी उगा सकते हैं। ये आपका पूरा कच्चा चिट्टा है किसके बारे में, जो क्लासेज ऑफ सीड है उनके बारे में, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाती है, चाहे टेक का रंग पूछे कोई दिक्कत नहीं है, जेनेटिक प्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल प्योरिटी, और आपके कहाँ उगाया जाता है, इसके अलावा किससे कौन सा बीज उग रहा है, इसको क्रम से याद रख लेना। सारे बीज आपको एक तरफ से याद हो जाएंगे कि कौन किसकी संतति है और कौन किसका पेरेंट है, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। आई बात समझ में। यहां से हमारा जो है आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक गुड क्वालिटी सीड के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक तो जो है जेनेटिक प्योरिटी का ध्यान रखना है। अच्छा सीड उसी को मानेंगे जिसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 99% से क्या होती है, ज्यादा होती है। जो फिजिकल प्योरिटी की हम बात करें, अच्छा बीज हम उसी को मानेंगे जिसकी फिजिकल प्योरिटी, अब तो आप खुद ही बता दोगे, ये चीजें तो सारी आपके ही क्लियर हो गई है, ठीक है। 98% से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा वाला चिन्ह है। इसके अलावा हम कहते हैं मॉइस्चर, मॉइस्चर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉइस्चर के लिए हम ये कहते हैं कि यदि बीज ऐसे हैं जो कि आपके गेहूं है,
ठीक है, यानी कि अनाज है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 से लेकर 12% वहां पर क्या हो सकती है, नमी हो सकती है। यदि आपके दालें हैं तो 8 से लेकर 10% नमी हो सकती है, ठीक है। और यदि आपके बीज जो है वो किस प्रकार के हैं, तेल वाली फसलें हैं, तो 6 से लेकर 8% तक क्या रखते हैं, नमी रखते हैं। उसी को हम गुड क्वालिटी सीड मान के चलते हैं। जो स्टोरेज वाला सिस्टम है ना, वही यहाँ पर आपको लागू करना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम ये कहते हैं कि जो आपका ये है बीज है, वो क्या होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, आपका जो बीज होना चाहिए वो इंसेक्ट फ्री होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इंसेक्ट लगा हुआ हो, उसके भून को खा जाए, फिर क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सावधानियां है वो आपको रखनी है। 8-9 कैरेक्टर होते हैं, इन सब की हम अभी बातें करेंगे। एक ये भी होना चाहिए कि बीज में क्या होता है, आपके बीज जैसे ही दिखने वाले दूसरे बीज मिल जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्शनल जो वीड होते हैं वो आकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके ये है ना, सरसों सरसों जो आपकी काली वाली सरसों आती है, उस सरसों में आपके सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं, वो एज इट इज वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। अंतर जो है बारीकी से देखने वाला ही अंतर कर सकता है, ऐसे दूर से ढेर में पड़े हो तो कोई बता ही नहीं सकता है कि इसमें अंतर है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। ऐसा ही गेहूं के साथ होता है, गेहूं में भी जो आपका गेहूं सा होता है वो उसी जैसा दिखाई देता है और उसी जैसे उसके बीज आते हैं, तो वो बीज आकर मिल जाते हैं। ये वाली जो चीजें हैं, इनका भी गुड क्वालिटी सीड में ध्यान रखा जाता है कि कोई दूसरा जो वीड है वो ना आ जाए, उसके जैसा दिखने वाला वीड हमारे पास ना आ जाए, ये चीज आपके ध्यान रखी जाती है। आई बात समझ में, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपके सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को देख लेते हैं। सारी बातें मैंने बता दी आपको, वो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। एक गुड क्वालिटी सीड किसे कहेंगे, परिभाषा की हम बात करें तो वह स्थिति जिसमें आवश्यक आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, ठीक है, तो कह रहा हूं ना, दो चीजें, तीन चीजें इसमें शामिल होती है। एक तो जेनेटिक प्योरिटी, एक आपके फिजिकल प्योरिटी के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ। शारीरिक रूप से स्वस्थ का मतलब हो गया फिजियोलॉजिकली भी वो कैसा होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली भी वो आपका जो है ऐसा स्वस्थ दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रोग लगा हुआ है, उसमें कीट है या कोई और जो है उसमें प्रॉब्लम है और हम उस बीज को गुड क्वालिटी सीड कह रहे हैं, नहीं। 3-4 चीजों का ध्यान रखना है, वो रोग मुक्त होना चाहिए, उसकी आनुवांशिक शुद्धता 99% से ज्यादा, फिजिकल प्योरिटी 98% से ज्यादा और शारीरिक शुद्धता उसमें होनी चाहिए और रोग मुक्त वो होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, गुड क्वालिटी सीड कह देंगे। बात समझ में आई, चारों चीजें कवर कर लेना। इसके बाद में आ जाते हैं एक एक करके इनको, क्योंकि इनका नाम यहां पर परिभाषा में आया है, इसलिए इनको एक एक बार पढ़ना जरूरी है। ये होता क्या है, तो देखो, पहले तो फिजिकल क्वालिटी या फिजिकल प्योरिटी की हम बात करते हैं। फिजिकल क्वालिटी या फिजिकल प्योरिटी की हम बात कर लेते हैं। देखो, भौतिक रूप से शुद्धता का मतलब हो गया उसमें कोई अन्य बीज, मलबा, निष्क्रिय पदार्थ, रोगग्रस्त या किसी प्रकार का कीटग्रस्त बीज नहीं होना चाहिए, उसी को हम फिजिकल शुद्धता कहेंगे, ठीक है। फिजिकल का मतलब होता है जो आंखों से दिख जाए। आई बात समझ में, बीज पड़ा है सामने और बीज में हमें देखने पर सारी चीजें दिख जाए, मान लो उसमें कंकड़ पत्थर भी है, उसमें कोई एक रोग युक्त बीज भी पड़ा है या इसके अलावा उसमें कोई दूसरा बीज भी आकर पड़ा है, तो इसका मतलब वो फिजिकली कैसा नहीं है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली हम ऐसा नहीं देख सकते भाई, जेनेटिक्स को थोड़ी देख सकते हैं बीज में कि कौन सा जीन है और कौन सा जीन नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए फिजिकली को तो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स को तो हमें उगाकर ही देखना पड़ेगा कि ये कितना शुद्ध है, ठीक है, टेस्ट करके ही देखना पड़ता है। तो जो फिजिकल प्योरिटी होती है उसमें ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है। बीज का आकार, भार, रंग समान होना चाहिए, इसमें कंकड़, मलबा, धूल, पत्तियां, टहनियां, तने, फूल, फल कुछ भी नहीं होना चाहिए, बीज के अलावा कुछ भी ना हो उसमें, ठीक है। ये सिकुड़े हुए, रोगग्रस्त, धब्बेदार, फफूंद लगे हुए, भद्रंग, क्षतिग्रस्त, खाली बीजों से मुक्त होने चाहिए, ये प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। इस गुणवत्ता को बीज संग्रहण के बाद बुआई भंडारण से पहले उचित सफाई व ग्रेडिंग प्रोसेसिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि मान लो आपके बीज में, क्योंकि भाई खेत है और खेत में कई प्रकार की खराब चीजें होती है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, हम थ्रेसिंग भी करते हैं तो भी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो आई जाती है, खराब चीज आई जाती है, ठीक है।
ठीक है, हम गेहूं की थ्रेसिंग करते हैं तो गेहूं का जो इंटरनोड नोड होता है ना, नोड वो क्या होता है, थोड़ा भारी होता है, वजन होता है उसमें, ठीक है। तो नोड जो है दानों के साथ में आ जाता है, जिसको हम डूंडली कहते हैं, नॉर्मल भाषा में डूंडली बोल देते हैं उसको, ठीक है। वो आपके क्या हो जाती है, आ जाती है। अब उसको हमें अलग करना है, क्योंकि आ गई वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अलग करेंगे तो फिर हम करते हैं ग्रेडिंग, ठीक है। ग्रेडिंग या प्रोसेसिंग हम उसको बोल सकते हैं। ग्रेडिंग का सीधा साधारण मतलब ये होता है दोस्तों कि एक तरह की मशीन होती है, ठीक है, और ये मशीन क्या करती है, जो वजन होता है, भार होता है या जो आकार होता है, उसके हिसाब से दानों को अलग अलग बांट देती है, ठीक है। आगे चल के हम अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। बीज की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी देखेंगे, उसका एक चित्र बना के एक वीडियो चला के भी आपको दिखाऊंगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि बीज किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है। पहले बीज अपलिफ्ट होता है, ऊपर उठाया जाता है, फिर बीज को एक जो है रोल करने वाले एक यंत्र पे डाला जाता है, फिर वो रोल करता हुआ जो है अलग अलग वो इसमें अपने वजन के हिसाब से या अपने आकार के हिसाब से अलग अलग ढल जाता है, ठीक है। छोटे वाले बीज अलग रहते हैं, बड़े वाले बीज अलग चले जाते हैं, इस प्रकार से। तो फिर आगे चल के वो प्रोसेस हो जाता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो ये चीज जो है हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे भी। तो वही चीज है, इसको हम ग्रेडिंग के तौर पे या प्रोसेसिंग के तौर पे देखते हैं, इससे हम अशुद्धियां हटा देते हैं बीज से, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, जेनेटिक प्योरिटी की हम बात कर लेते हैं। देखो, जेनेटिक प्योरिटी के बारे में हम ऐसे देखकर तो पता लगा नहीं सकते कि कौन सा पौधा जेनेटिकली प्योर है या कौन सा पौधा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको उगा कर देख लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, उगा कर देख लेते हैं। तो एक तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए। ट्रू टू टाइप का मतलब ये होता है जैसे पेरेंट है वैसा का वैसा ही आपका पौधा होना चाहिए, ठीक है। मान लो पेरेंट एक किस्म थी और उस किस्म की खास विशेषता ये थी कि उसकी बालियां क्या आ रही थी, लंबी बालियां आ रही थी, ठीक है। तो आपका जो बीज है उसमें भी क्या होने चाहिए, पेरेंट्स के समान ही लंबी लंबी बालियां दिखाई देनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये पूरी तरह से कैसा है, पेरेंट के जैसा ही है। और इस प्रकार के नेचर को हम बोलते हैं ट्रू टू टाइप, यानी कि वास्तव में वैसा का वैसा ही जैसे इसके पेरेंट थे, वो बात होती है, ठीक है। अर्थात बीज से उत्पन्न पौधा अपने मात्र पौधे के बिल्कुल समान होना चाहिए। यह गुण वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि उपज, रोग प्रतिरोधकता और विशिष्ट गुणवत्ता कारक। यानी कि हमें मान लो हम बीज उगा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, या तो हम उपज बढ़ाना चाहते हैं, या हमारे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी तो हम रोग प्रतिरोधी बीज लेकर आए हैं, ठीक है, यानी कि रोगों से बचाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बीज शुद्ध हो, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है। इसके बाद में बात करते हैं, एक अलग चीज है, ये आपके लिए फिजियोलॉजिकल क्वालिटी अलग चीज है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी को हम ऐसे देख सकते हैं, देखो दो चीजें हमने देख ली, एक तो फिजिकल क्वालिटी देखी, एक जेनेटिक क्वालिटी देखी। फिजिकल में हमने कहा कि फिजिकली तौर पे कोई कंकड़ पत्थर, कोई जो है मिट्टी या जो अन्य बीज, इस प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है। जेनेटिक में हमने ये कहा कि दूसरी किस्म के या दूसरे लक्षणों वाले बीज नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज हम देखते हैं कि इसमें तीन चीजें देखी जाती है। एक तो हम देखते हैं विएबिलिटी, यानी कि बीज जीवित है या नहीं है। मान लो आप बीज लेकर तो आ गए, लेकिन एक बीज ऐसा था जो 5 साल तक पड़ा हुआ था, उसको आपने बहुत अच्छे से स्टोर रखा, अब उसकी विएबिलिटी धीरे धीरे नष्ट हो गई। जैसे प्याज है ना, प्याज के लिए ये कहा जाता है कि प्याज के बीज को 1 साल आपने रख लिया और उसको 1 साल के बाद में उगाया, तब तो उसमें अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन 1 साल और रख लिया, मान लो 2 साल आपने उसको स्टोर रख लिया, ठीक है। अब उस बीज में लगभग 50% बीज क्या हो जाएंगे, नहीं उगेंगे, यानी कि उनकी विएबिलिटी खत्म हो जाएगी। इतनी ही होती है इनकी विएबिलिटी, ठीक है। तो ये 1 साल तक अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज दे रहे थे, लेकिन अगले साल ही ये क्या हो चुके हैं, 50% इनमें कमी आ गई है, यानी आधे बीज ही उगेंगे। फिर आपने जो है मान लो 1 साल और रख लिया उसको, तो फिर तो 20% बीज ही उगेंगे, यानी कि लगभग बीज क्या हो चुके होंगे, मर चुके होंगे। अब वो दिखने में तो एकदम प्योर है, ठीक है, उनमें ना ही तो किसी प्रकार की कोई जो है फिजिकल इंप्योरिटीज नहीं है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, ठीक है, दिखने में बिल्कुल जो है कलर युक्त बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर किसने देखा है, ठीक है। तो विएबिलिटी आपका जो है फिजियोलॉजिकल क्वालिटी होता है, बीज की विएबिलिटी, उसमें जीवंता होना जरूरी है, उसका भ्रूण जिंदा होना चाहिए, ठीक है, वो अंकुरण कर पाए ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात,
परसेंटेज, ठीक है, यानी कि जर्मिनेशन भी होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि मान लो बीज तो है लेकिन जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे किस काम का। तो दूसरी चीज जर्मिनेशन परसेंटेज उसकी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट आ जाता है सीड विगर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपका बीज जो है जर्मिनेशन कर भी जाता है, ठीक है, अच्छे से जर्मिनेशन करता है, टाइम पे जर्मिनेशन करता है, लेकिन ग्रोथ जो नेचुरल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी हम मूंगफली के खेत में होइंग कर रहे होते हैं, निनाणी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कुछ पौधे तो पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पौधे अभी भी उग रहे हैं। वो क्यों उग रहे हैं, इतना लेट कैसे उगे? ऐसा नहीं है कि उनको पानी नहीं मिला था या उनको सही टेम्परेचर नहीं मिला था, ऐसा नहीं है। उनमें क्या है, जर्मिनेशन तो हो गया था लेकिन ग्रोथ इतनी स्लो थी कि वो निकलने में ही 15-20 दिन लगा रहे हैं, ठीक है, जो है मिट्टी से बाहर आने में ही 15-20 दिन लगा रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं विगरनेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीड विगर। अब ये जो सीड विगर है, जीव बीज शक्ति है, ये कहती है कि कितनी जल्दी बीज उग पा रहा है, उस चीज को हम कहते हैं। आई बात समझ में? तो उत्तम अंकुरण उत्पन्न करने की बीज की ऊर्जा व सहन शक्ति, ठीक है, कितनी ऊर्जा, कितनी तेज के साथ वो क्या कर रहा है, उग रहा है, बाहर निकल रहा है, ये चीज आपके क्या होती है, विगर होती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस इन विगर, सीड विगर। उच्च शक्ति वाले बीज बुआई के समय अच्छा प्रदर्शन करते हैं। देखो आप पता कैसे करोगे कि कौन सा बीज विगर है, कौन से में विगर नहीं है? तो ये बात पता करने के लिए एक तो उच्च जो शक्ति वाला बीज है जिसमें विगर ज्यादा है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा बीज बुआई के समय, ठीक है। दूसरा, मध्यम और निम्न शक्ति वाले बीज अंकुरण दर और समानता में भिन्नता दिखाते हैं, यानी कि उनका अंकुरण परसेंटेज या तो कम होता है या वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे होते हैं। फिर बीज के पूर्ण अंकुरण क्षमता खोने से पहले बीज की गिरावट के कारण शक्ति हास हो जाता है, ठीक है, कभी कभी वो बीज उग ही नहीं पाते हैं, इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाता है कुछ बेसिक चीजें हैं, सभी अंकुरण बीज जीवनीय होंगे, सभी जीवनीय बीज अंकुरणीय नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बीज हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है वो अंकुरित भी हो जाए, ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीड हेल्थ की, एक टर्मिनोलॉजी और है, उसके बाद में हम कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे, सीड हेल्थ को और देख लेते हैं। देखो सीड हेल्थ का क्या मतलब है, बीज स्वास्थ्य का अर्थ बीज में या उसके ऊपर कीट संक्रमण, फंगस संक्रमण की अनुपस्थिति से है, यानी कि बीज की हेल्थ। जैसे हम हमारी हेल्थ की बात करते हैं, हम हेल्थी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, ठीक है। तो बीज का हेल्दी होने का मतलब यह है कि उस पर किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है, चाहे वो आपके बैक्टीरिया का कोई स्पोर हो, चाहे वो फंगस का कोई स्पोर हो या फंगस का कोई पार्ट हो, वो वहां पे नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्दी सीड बोल देते हैं। जो सीड हेल्थ है वो हम यहाँ पर कह देते हैं, ठीक है। तो बीज फफूंद से संक्रमित, ये बेसिक बातें हैं, ग्रसित नहीं होना चाहिए, भौतिक शारीरिक गुण दोनों में जो है कमी आ जाती है यदि वो किसी प्रकार से उसमें खतरा होता है या उसमें जो है आपके बीज की क्वालिटी या बीज में कोई रोग आ जाता है, तो सारी चीजों को वो प्रभावित करता है। चलो ये बेसिक बातें हो गई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी सीड, ठीक है। किसकी हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी सीड। अब देखो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं हायर जेनेटिक प्योरिटी। सबसे पहले तो कोई भी बीज को हम अच्छा तब मानेंगे जब उसमें जेनेटिक प्योरिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब कौन से में कितनी होनी चाहिए, तो ब्रीडर के लिए हम कहते हैं, ब्रीडर और न्यूक्लियस के लिए कहते हैं 100 होनी चाहिए, फाउंडेशन में 99.5% होनी चाहिए और सर्टिफाइड में 99 होनी चाहिए। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं कुछ जो है आपके फिजिकल प्योरिटी के आधार पर कुछ बीजों को यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। कौन से बीज में कितनी फिजिकल प्योरिटी होती है। देखो एक तो ऐसे सवाल आता है कि जनरली जो है बीजों में फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, ठीक है, तो वहां पर आपको करना है 98% से ज्यादा। ये सभी बीजों के लिए पूछ ले तब करके आना है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक अलग अलग बीजों के लिए पूछ ले। वैसे स्पेसिफिक पूछते नहीं है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे जो है दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। यदि हम ये कहें कि बिल्कुल बारीक बीज है
ठीक है, तो उनमें इम्प्योरिटी आसानी से आ जाती है। लेकिन जो मोटे बीज है, जैसे मूंगफली का बीज है, तो मूंगफली के बीज में हमें इम्प्योरिटीज दिखाई दे जाती है अलग से, ठीक है। मान लो मूंगफली के बीज में कोई दूसरा बीज पड़ा है, कंकड़ पड़ा है, तो वो दिख जाएगा अलग से, तो उसको हम हटा सकते हैं। इसका मतलब वहां पर जो फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है वो कम होती है। लेकिन जहां पर बिल्कुल बारीक बीज है, सरसों के बीज है, ठीक है, इसके अलावा तिल के बीज है, इसके अलावा जो हमारी होती है कई प्रकार की, और ये रिंजका हो गया, ऐसे बीज है जिनमें इम्प्योरिटीज देखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो इनमें ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मेज और भिंडी मोटे मोटे बीज है, 99% से ज्यादा क्या दिखा रहा है, जो है आपके फिजिकल प्योरिटी दिखा रहा है। फिर हम कह रहे हैं अधिकांश क्रॉप्स के लिए, जो सामान्य क्रॉप्स है उनके लिए तो 90-80 करना है, ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा कैरेट की बात करें, अब देखो कैरेट के बीज को देखो आप, कभी जो है आपने देखा होगा कैरेट के बीज को, तो नॉर्मली जो है आपके, पहली बात तो वो जीरे की तरह दिखाई देता है, ठीक है, जीरा तो देखा ही है ना, तो जीरे का जो सीड होता है उसी प्रकार का कैरेट का सीड होता है। लेकिन उसमें जो है आपके जो तंतु होते हैं, कैरेट के जो तंतु है या जहां पर बीज लग रहे हैं, ठीक है, अम्बेल होता है इसका पुष्पक्रम, तो वो जो अम्बेल के डंठल है वो और बीज एक जैसा ही दिखाई देता है, दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटी, एक तो छोटा बीज है, उसके अलावा जो डंठल है वो उसी के जैसा दिख रहा है, इसलिए इम्प्योरिटीज यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए गाजर के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 95% तक क्या हो सकती है, इम्प्योरिटीज, मतलब 5% तक इम्प्योरिटीज हो सकती है, 95% यहाँ पर क्या है, आपकी फिजिकल प्योरिटी होती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा सीसेम बिल्कुल छोटा बीज है, सोयाबीन और जूट इनमें 97% होता है, ग्राउंडनट में 96% तक क्या होती है, आपके फिजिकल इम्प्योरिटीज दिखाई, वो फिजिकल प्योरिटी दिखाई देती है। आई बात समझ में, ये सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलना है। इसके बाद में बात करते हैं इसके शेप, साइज एंड कलर की। हम बात करें तो भाई जो है बीज पूरी तरह से फूला हुआ नजर आना चाहिए, बीज में जो है आपके किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि छोटा रह जाए, आकार में भी बड़ा होना चाहिए, उसकी जो शेप होनी चाहिए वो पूरी ले ले, वो इस प्रकार का होना चाहिए, बेसिक बात है। फिजिकल, साउंड एंड वेट की हम बात करें तो बीज स्वच्छ और भारी होना चाहिए जिसमें भरपूर पोषण हो, ठीक है। हायर जर्मिनेशन परसेंटेज, हमारे जो बीज की जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है वो 90 से लेकर 35 तक होती है, ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, इसलिए हम किस में बात कर रहे हैं, रेंज में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए हम ये कहते हैं कि उसी में 90 के लिए हम ये कहते हैं कि मक्का, जो मक्का होता है आपका, उसकी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा हम और कहते हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ, प्याज की भी ठीक ठाक होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो होती है, बाद में धीरे धीरे उसकी कम हो जाती है, लेकिन हमें तो उससे मतलब है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो मक्का की 90 हो गई, इसके लिए गेहूं की 85% होती है, जौ की भी 85% होती है, तो सबकी अलग अलग होती है। जैसे हम सब्जियों में आते हैं ना, तो सब्जियों में परसेंटेज कम होता जाता है, जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो कम होता जाता है, तो वही बात है 90 से लेकर 35% तक हो सकते हैं। इसके अलावा जो ऊर्जा है वो होनी चाहिए, मजबूत पौधे उग सके। हायर स्टोरेज कैपेसिटी, बीज भंडारण क्षमता अधिक होनी चाहिए ताकि वह लंबे समय तक टिक सके, ठीक है। फ्री फ्रॉम अदर क्रॉप्स, दूसरी क्रॉप्स में जैसे गेहूं में, गेहूं वो जौ में गेहूं, जई, चने के बीज नहीं होने चाहिए, जई में गेहूं, चना, जौ नहीं होना चाहिए, गेहूं में दूसरी फसल के पौधे होने ही नहीं चाहिए, सिंपल भाषा हम कह सकते हैं। ऑब्जेक्शनल बीज, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, कुछ खरपतवारों के बीज फसल के बीजों से मिलते जुलते होते हैं, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनल वीड। अब देखो यहाँ पर दो चीजें एक साथ क्लियर हो रही है आपके, ठीक है, एक तो हम जब वीड पढ़ते हैं तब अलग से पढ़ते हैं ऑब्जेक्शनल वीड क्या होते हैं, ठीक है, तो जिनके सीड आपके क्रॉप के सीड के जैसे ही दिखाई देते हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उनको हम ऑब्जेक्शनल वीड के रूप में जानते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्शनल वीड होते हैं। खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कुछ खरपतवार जहरीले होते हैं, मनुष्य व जानवरों के लिए हानिकारक होते हैं, खरपतवार फसल के कीट और बीमारियों के लिए वैकल्पिक मेजबान का कार्य भी करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो वैकल्पिक मेजबान का मतलब हो गया होस्ट के रूप में काम करते हैं, कोई खरपतवार ऐसा होता ही है जो दूसरे रोगों को आकर अपने ऊपर रख लेता है, और जब उनके संक्रमण की स्थिति होती है तो वो किस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, फसल पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपके देखने को मिलती है। आई बात समझ में, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है फ्री फ्रॉम, जो है डाइजेस्टेड डिजीज, ठीक है, यानी कि कोई भी आपके बीमारी से फ्री होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, डिजाइनेटेड डिजीज,
कुछ बीमारियां बीज प्रमाणकन मानकों से निर्धारित होती है। ये बीमारियां बीज क्षेत्र में पाई जाती है जो बीजों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बीज में यदि ये बीमारी रहेगी तो वो क्या हो जाएंगे, अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इट शुड हैव ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, यदि हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की हम बात करें तो हम ये कहें कि लॉन्ग टर्म तक हम स्टोरेज करें तो 6 से 8% तक, और शॉर्ट टाइम के लिए हम स्टोरेज करें तो 10 से लेकर 13% तक। ठीक है, ये उसी प्रकार से है जैसे हम तिलिकोर इनको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। सरसों पड़ी रहती है, कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनका ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन गेहूं थोड़े से जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनमें कीट लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है आपके जो है, हम नमी जितनी कम रखेंगे उसको उतना ही लंबा हम समय तक स्टोर कर सकते हैं। एक होना चाहिए इसकी मार्केट वैल्यू हाई होनी चाहिए। बीज ऐसा होना चाहिए जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, और वैल्यू भी ऐसी नहीं हो, हाई वैल्यू हो। ठीक है, जैसे आपका मटर का बीज होता है, अच्छी वैल्यू होती है। मूंगफली का बीज है, अच्छी वैल्यू होती है। ठीक है, आजकल सारे ही बीजों की अच्छी वैल्यू है। ठीक है, ये जो तरबूज के, खरबूज के ये बीज है, ये तो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, 22 23 हजार रुपए किलो बिकते हैं ये। ठीक है, तो ये तो बहुत महंगे आते हैं, लेकिन जो है नॉर्मल आपके उनकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाकर आप मार्केट में उनको बेच पाओगे, तभी जाकर आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्लासेज ऑफ सीड की हम बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, क्लासेज ऑफ सीड की हम बातें करेंगे। देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बीज की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम ये कह रहे थे यह बीज सबसे शुद्ध श्रेणी का बीज है, क्योंकि प्राथमिक बीज यही है, मूल प्रजनक द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जो इसका ओरिजिनल ब्रीडर है, जिसने पहली बार सीड बनाया है, जिसने नई वेराइटी बनाई है, वो ही इसको क्या करता है, संरक्षित रखता है, वो इसको बचा के रखता है। इस ब्रीडर बीज उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखो, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, इससे अगले वाले बीज को उगाने के लिए। ठीक है, अगले वाले बीज को, तो इसका मतलब ब्रीडर बीज का पेरेंट कौन हुआ, न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड की संतति कौन हुई, ब्रीडर सीड। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी 100% है, फिजिकल प्योरिटी 100% है, पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रीडर की हम बात कर लेते हैं। यह प्रारंभिक बीज होता है जिसमें प्रजनक और संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एक तो इसको ब्रीडर भी जो है हैंडल करता है, और साथ में वहां का इंस्टीट्यूट भी हैंडल कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लो ब्रीडर कोई सरकारी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, या ब्रीडर कोई यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी में उसको उगाया जा सकता है। ठीक है, यह फाउंडेशन बीज के उत्पादन के लिए आधार बीज होता है। ठीक है, फाउंडेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम आधार बीज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें यदि आगे का बीज उगाना है तो किससे उगाएंगे, ब्रीडर से उगाएंगे, इसलिए ब्रीडर को हम किसके लिए, पेरेंट के रूप में काम में लेते हैं। जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी 100% है, और टेक का जो रंग है वो गोल्डन येलो है। ठीक है, यहां तक कि हम पहले भी बातें कर चुके हैं। फाउंडेशन सीड की हम बात कर लेते हैं। यह ब्रीडर बीज की संतान होती है जिसमें आनुवंशिक शुद्धता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, आनुवंशिक शुद्धता क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, यह कृत्रिम प्रयोग स्टेशन की कड़ी निगरानी में उत्पादित किया जाता है। इसको हम कहा, जो हमारा ये होता है ना एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन, वहां पर हम इसको सुरक्षा के साथ क्या करते हैं, जो है आपके रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कंटामिनेशन कर दे, बीज को खराब कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, यह पंजीकृत और प्रमाणित बीजों का स्रोत है। यह रजिस्टर बीज, इससे यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ से सर्टिफाइड सीड बनेगा, और बाहर के देशों की बात करें तो यहाँ से रजिस्टर सीड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के सीड बनते हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टली जीएस सर्टिफाइड सीड ही तैयार होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं जेनेटिक जो परसेंटेज है, प्योरिटी है वो 99.5% है, और आपके जो फिजिकल प्योरिटी है वो 98.99% तक होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो रंग होता है, टेक का जो रंग होता है वो सफेद होता है। रजिस्टर्ड सीड की बात करें हम, तो ये आपके क्या होता है, ये हमारे कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसको हमारे देश में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बाकी बेसिक सीड है, सर्टिफाइड जैसा ही है। सर्टिफाइड सीड की हम बात करें तो ये फाउंडेशन बीज की संतान है, स्वाभाविक सी बात है। इसमें आनुवंशिक भौतिक शुद्धता बनी रहती है, साथ में हम कहते हैं मानकों के अनुसार न्यूनतम आनुवंशिक शुद्धता बनाई रखनी चाहिए।
प्रमाणित बीज की संतान हो सकती है, लेकिन फाउंडेशन बीज से 2 पीढ़ियां तक ही। ठीक है, हम ये कहते हैं कि फाउंडेशन बीज जो है हम डायरेक्ट एक बार बनाएंगे तो सर्टिफाइड सीड तैयार हो गया, दूसरी बार बनाएंगे तो सर्टिफाइड सीड तैयार हो गया, यानी कि 2 संततियां हम क्या कर सकते हैं, इससे सर्टिफाइड सीड की तैयार कर लेंगे। इसके बाद में इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आने लग जाता है। ठीक है, तो इसके बाद के बीजों को हम सर्टिफाइड नहीं कहेंगे, लेकिन 2 साल तक या 2 बार तक हम कह सकते हैं। अत्यधिक आत्म परागण वाली फसलों के लिए अतिरिक्त पीढ़ी काम में ली जा सकती है। यदि फसलों में स्व परागण है, ठीक है, तो हम 3 साल तक भी या 4 साल तक भी काम में ले सकते हैं, मतलब 4 बार उगा सकते हैं एक ही बीज को, तब तक वो क्या रहता है, प्योर रहता है। इसके बाद में एक बार प्रमाणित होने के बाद बीजों को आगे प्रमाणन के लिए योग्य नहीं माना जाता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। जेनेटिक प्योरिटी 99% और फिजिकल प्योरिटी आपकी 98% से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद में टैग आपका ब्लू हो जाएगा। एक आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, ट्रूथफुल लेबल का इस्तेमाल करती है। सर ये ट्रूथफुल लेबल क्या होता है, जैसे जो न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड है, इनके एक अलग अलग लेबल होते हैं, इनके लेबल लगे हुए आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो आपका ये होता है ना, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, अब उनके पास तो क्या होता है, खुद के जो है बीज तैयार होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उनके अनुसार चलना पड़ता है उनको भी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप बीज नहीं बेच सकते, पहले बीज का पूरा आपको वो करवाना पड़ता है, जो है प्रमाणन सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि ये जो मैंने बीज बनाया है ये एक्चुअल में बिल्कुल शुद्ध है, इसमें जेनेटिक प्योरिटी इतनी है, इसमें फिजिकल प्योरिटी इतनी है, तभी आप बीज बेच सकते हो। ठीक है, तो जो लेबल जो प्राइवेट कंपनियां है वो लगाती है, वो आपके ट्रूथफुल लेबल होता है। क्या होता है, ट्रूथफुल लेबल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली यही ज्यादातर बाजार में मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो आपके बीज मिलेंगे बाजार में वो कौन से होते हैं, ट्रूथफुल लेबल वाले ही होते हैं। ठीक है, देखो इनमें अंतर क्या होता है, तो प्रमाणित बीज जो सरकारी संस्थाओं में मिल रहा है या किसी इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, और सत्यापित जो आपका लेबल युक्त बीज है, ट्रूथफुल लेबल युक्त बीज है, उनमें क्या अंतर होता है। प्रमाणित बीज का प्रमाणन स्वैच्छिक होता है। ठीक है, इनमें आपको किसी प्रकार का कोई वो नहीं करना पड़ता है कि अलग से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़े। ठीक है, यहाँ पर फिक्स है कि यदि सर्टिफाइड सीड है तो इसका सर्टिफिकेशन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा संस्था द्वारा, जबकि ट्रूथफुल लेबलिंग के लिए हमको कंपलसरी है फॉर नोटिफाइड वेराइटी। जो प्राइवेट कंपनियां है वो पहले क्या करेगी, आपका प्रमाणन लेगी, यानी कि इसको प्रमाणन की आवश्यकता होती है। क्या पता भाई आपने कोई एडमिक्सर कर दिया हो, किसी प्रकार का कोई दूसरा बीज बना दिया हो, खराब बीज बना के आप किसान को बेच रहे हो। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से अथॉरिटी या सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। दूसरी बात, प्रमाणित बीज केवल अधिसूचित किस्मों के लिए लागू होता है, जबकि सत्यापित जो बीज होता है वो अधिसूचित और जारी दोनों प्रकार की किस्मों के लिए लागू होता है। ठीक है, जिनको हम रिलीज कर रहे हैं उन किस्मों के लिए भी जारी करते हैं, और साथ में हम जो है आपके नोटिफाइड जो वेराइटी होती है उनके लिए भी जारी करते हैं, दोनों के लिए। इसके अलावा प्रमाणित बीज न्यूनतम फील्ड और बीज मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है, जबकि सत्यापित लेबल युक्त बीजों को केवल भौतिक शुद्धता अंकुरण के लिए परखा जाता है। देखो ये फर्क होता है। ठीक है, जो आपका सर्टिफाइड सीड होता है ना, वो सारे मानकों पर खरा उतरता है, चाहे वो जेनेटिक प्योरिटी हो, फिजिकल प्योरिटी हो, उसमें विगरनेस हो, उसमें ट्रूथफुल वो आपके ट्रू टू टाइप वाला नेचर हो या डिजीज वाला नेचर हो, सभी चीजों पर वो फुलफिल होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो ट्रूथफुल लेवल है वो 2 ही चीजों पर फोकस करता है, एक तो उसमें जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, एक उसमें फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, बस 2 ही चीजों पर क्या करता है, ये फोकस करता है। इन्हीं चीजों से इनको गुजरना होता है। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनियां वाले हैं वो सिर्फ 2 ही चीजें बताते हैं कि हमारी जेनेटिक प्योरिटी इतनी है बीज की और फिजिकल प्योरिटी इतनी है, और ज्यादा से ज्यादा एक वेराइटी का नाम लिखते हैं कि ये वेराइटी है। ठीक है, इतना ही आता है। उस जो हम प्राइवेट हमारे बीजों की जो प्राइवेट कंपनियों वाले बीज होते हैं उनके पीछे देखो आप, जो टैग लगा हुआ होता है उस पे जेनेटिक प्योरिटी फिजिकल प्योरिटी ही लिखी हुई होती है, ज्यादा जो डिटेल है वो आंसर नहीं लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब हम सरकारी बीज लेकर आते हैं, ठीक है, वहां से जो कट्टा लेकर आते हैं उस पे देखो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जो टैग मिलेगा उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि ये कहाँ से तैयार, कब तैयार किया गया था, इसमें जेनेटिक प्योरिटी फिजिकल प्योरिटी, इसमें विगरनेस, सभी चीजें लिखी हुई होती है। ठीक है, वेराइटी सारी चीजें। प्रमाणित बीज को न्यूनतम नमूने परीक्षण के लिए प्रमाणित अधिकारी और बीज निरीक्षण दोनों द्वारा किया जा सकता है, जबकि सत्यापित लेबल बीज में नमूने केवल बीज निरीक्षण ही गुणवत्ता जांच करने के लिए जो आपका
सीड इंस्पेक्टर होता है वो ही सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर देता है। अलग से एक और अधिकारी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर 2 अधिकारी है, एक तो सर्टिफिकेशन ऑफिसर और एक सीड इंस्पेक्टर, दोनों मिलकर यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इसकी जांच सिर्फ एक सीड इंस्पेक्टर ही है, वो जांच करता है, बाकी जो है ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। और इंडिया का तो आपको पता ही है, सीड सर्टिफिकेशन जो है सीड इंस्पेक्टर है उसको कुर्सी के नीचे से माल दिया जाता है और जो अपनी वैरायटी है उसको सही निकाल लिया जाता है। ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? ये हमारा सीड क्वालिटी से, सीड क्लासेस से, सीड सर्टिफिकेशन से संबंधित सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आपका जो ये टॉपिक था ये बिल्कुल वैसे इजी टॉपिक था, ज्यादा एडवांस चीजें इसमें थी नहीं, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आते हैं। सीड क्वालिटी क्या है, सीड क्वालिटी, जो क्वालिटी वाला सीड है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जो 4 क्लासेज है आपके सीड की, वहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।